नेवल डिफेंस और जिसको मैरीटाइम डिफेंस नाम दिया था, वो कोलिशन ऑलरेडी बना चुका है। अब ये किस तरीके से आगे बढ़ेगा, आज की स्थिति में दुनिया का कोई देश इसके विरोध में खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर रहा है। सबके अपने अपने कारण हैं। इजराइल भी विरोध नहीं कर रहा है, अमेरिका भी नहीं कर रहा है, यूरोपियन कंट्रीज नहीं कर रहे हैं, चाइना नहीं कर रहा है, रशिया नहीं कर रहा है। और यही नहीं कि ये लगता नहीं कि ये 3 देशों तक सीमित रहेगा। इससे पहले इराक जो प्रधानमंत्री हैं वो अमेरिका ईरान की विजिट करने के बाद इराक की विजिट कर टर्की की विजिट कर चुके हैं, और अब वो सऊदी अरब आने वाले हैं। बहुत बड़ी संभावना है कि इराक सम्मिलित हो जाए, कुवैत निश्चित रूप से सम्मिलित होगा, अल्टीमेटली ईरान इसमें सम्मिलित हो सकता है, क्योंकि जो ईरान का उद्देश्य यह है कि बाहर की शक्तियों को, विशेष रूप से अमेरिका जैसी शक्तियां या यूरोपियन पावर हैं, उनको इस क्षेत्र से बाहर रखना है। और इसका उद्देश्य भी यही है कि एक डिटरेंस के रूप में, डिफेंस से ज्यादा, कि ईरान भी हस्तक्षेप नहीं करे, नहीं, इजराइल अब भी मेरा अपने सर बड़ा डोमिनेशन का एक बड़ा प्रयास नहीं इंपॉर्टेंट करे। सवाल है। हो सकता है आपको मेरे सवाल पर हंसी भी आए और आपको ये हो सकता है ऑन द सेम नोट आपको थोड़ा हाइपोथेटिकल भी लगे। ये जो 3 दोस्तों की टुकड़ी है, पाकिस्तान, टर्की और ये सऊदी अरब, ये किसके डर से एक छत के नीचे आए हैं? इजराइल। और इजराइल जो अमेरिका की नहीं सुनता, वो इनकी क्या सुनेगा जब अपने ऊपर आएगा? तो ये जो टीम तैयार की गई है, इनकी टीम का क्या फायदा होगा? क्योंकि जिससे डर रहे हैं वो तो कभी सुनता ही नहीं किसी की, कभी नहीं सुना किसी की। देखिए, आप बिल्कुल सही करें, केवल इजराइल का डर नहीं है, इजराइल का डर तो है ही, ईरान का भी डर है। और ईरान का और इजराइल का नहीं, अमेरिका अमेरिका भी अपना जो विश्वास खोता जा रहा है। अमेरिका का जो अम्ब्रेला था वो यहाँ सफिशिएंट नहीं लग रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और टर्की भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि टर्की नेटो का सदस्य है और इसका सदस्य है। तो वो किस तरह से संतुलन बनाएगा, टर्की पे बहुत दबाव है, क्योंकि टर्की एक तरफ यूरोपियन कंट्रीज के साथ रहना चाहता है, दूसरी तरफ रशिया से भी उसके संबंध हैं, वो यूक्रेन से भी संबंध बनाए हुए हैं। तो टर्की भी ये चाहता है कि टर्की का कोई ऐसा रोल हो, ऐसा टर्की की लीडरशिप हो, क्योंकि न तो वो नेटो में लीडरशिप दे पा रहा है, न यूक्रेन और रशिया में कुछ कर पा रहा है। दूसरी तरफ वो एक टर्की वर्ल्ड का अलग से ओरा बनाना चाहता है, इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है। तो टर्की भी अपने प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए इसको यूज करना चाहता है। पाकिस्तान, इंडिया के रिश्ते हैं, पाकिस्तान उसको उस रूप में यूज करना चाहता है। अच्छा सर, लेकिन मुझे सवाल लगता ये है भी होता है सबसे ना बड़ा कि सऊदी अगर किसी अरब को का नहीं, अगर मामला है। सर सवाल ये भी होता है, अगर किसी को डर लगता है तो 2 कारणों से लगता है। या तो वो हर तरह से बड़ा कमजोर हो, या दूसरा कि उसने अपनी हिस्ट्री में इतने खराब गलत काम किए हों, उसे हमेशा डर सताता है कि हाँ कभी भी मुझ पर अटैक किया जा सकता है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बहुत ज्यादा खराब है। इसमें टर्की और पाकिस्तान सबसे आगे खड़े हुए हैं, तो इनको इस चीज का तो एहसास है कि इनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहा है और कभी भी ये शिकार पर लिए जा सकते हैं, कभी भी इनका शिकार हो सकता है दोनों देशों का। देखिए, ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही है कि अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे तो आपको भय रहेगा, और आप अगर दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करोगे तो आप में भय रहेगा, सुरक्षा का भाव नहीं होगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अगर आप शांति से रहना भी चाहते हैं तो बहुत से देश आपको नहीं रहने देना चाहेंगे, तो आपको सुरक्षा के लिए कुछ करना पड़ेगा। और ठीक है। मुझे लगता है कि इसमें सऊदी की कूटनीति है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सऊदी ये चाहता है कि वो जो अरेबिक वर्ल्ड है, विशेष रूप से गल्फ और जो आसपास का एरिया है, उसमें एक स्टेबलाइजर के रूप में, एक केंद्र के रूप में उभरना चाहता है। तो सऊदी की कूटनीति मुझे लगता है ज्यादा सफल हो रही है। दूसरों की कूटनीति है वो तो पेरिफेरल है। और इसमें अमेरिका ने सऊदी को पहले ईरान के विरुद्ध लड़ाने की कोशिश की, सऊदी तैयार नहीं हुआ, और इवन जो फ्यूनरल हुआ उस तो अब देखना खुमैनी एक का, यही खास उसमें होगा कि ये जो सऊदी, टर्की और बुलाए पाकिस्तान सऊदी एकजुट गया। हुए हैं, इनकी टीम में और कौन कौन आकर खड़ा होता है। चलिए मैं लौट रहा हूं आपके पास, इसी बीच आगे बढ़ रहे, बात कोरियन बेल्ट की कर रहे हैं। तो साउथ कोरिया से बड़ी खबर, जहां पर सैन्य अभ्यास में कटौती के संकेत आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त सैन्य अभ्यास घटाने का आदेश दिया है। दक्षिण कोरिया संग सैन्य अभ्यास में भारी कटौती होगी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा।
संयुक्त अभ्यास यानी कि ज्वाइंट ऑपरेशन से उत्तर कोरिया भड़क सकता है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप नॉर्थ कोरिया के प्रति थोड़े से सॉफ्ट होते नजर आए हैं और यही कारण है उन्होंने अपनी सेनाओं को साउथ कोरिया के साथ ऑपरेशनल सेशंस को शॉर्ट और कट डाउन करने के संकेत दिए हैं। अब उन्होंने कहा कि मेरे और किम जोंग उन के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं, लिहाजा मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे नॉर्थ कोरिया नाराज। और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य अभ्यासों में भारी खर्च पर सवाल उठाए। खुद सचिव पीट हेग्सेथ को भी कटौती के निर्देश दिए गए हैं। ट्रंप ने कहा कि मेरे कार्यकाल में उत्तर कोरिया शांत रहा है और आगे भी वो शांत ही रहे, लिहाजा ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है जिससे किम जोंग उन और साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया परेशान हो। अब दक्षिण कोरिया ने ईरान परमाणु प्रस्ताव ठुकरा दिया था, तो लिहाजा यह भी प्रमुख एक कारक बन सकता है। तो करोड़ी सिंह सर, कैसे आप देखते हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सैन्य अभ्यास को कम करने के संकेत दिए, ऑफिशियल ऑर्डर जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि किम जोंग उन और नॉर्थ कोरिया मेरे कार्यकाल में बहुत अच्छा रहा है, आगे भी ऐसा रहे, लिहाजा ऐसे कोई कदम नहीं उठाने हैं जिससे किम जोंग उन की सटके और वो कुछ कड़े कदम उठाए। देखिए कुणाल, ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में किम जोंग यून से मिले भी थे, दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और वो अब फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन उसके अलावा दूसरे कारण भी हैं, क्योंकि एक तरफ तो वो नॉर्थ कोरिया को रशिया से अलग करना चाहते हैं कि अगर उनसे दोस्ती करेंगे तो रशिया और नॉर्थ कोरिया में डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन ऐसा उनका मानना हो सकता है। जैसे 70 के दशक में, पिछली सदी के 70 के दशक में हेनरी किसिंजर ने यही किया था कि यूएसएसआर और चाइना को डिस्कनेक्ट कर दो, एक दूसरे से अलग कर दो। उसमें वो सफल रहे थे कुछ सीमा तक। तो और दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है कि जो ईस्ट एशिया का क्षेत्र है उसमें 3 ऐसे देश हैं। ताइवान को मैं देश तो नहीं मानता, क्योंकि ताइवान को एक सोवरेन कंट्रीज के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा है बहुत से इंटरनेशनल कम्युनिटी ने। लेकिन ताइवान, जापान और साउथ कोरिया, तीनों को सिक्योरिटी अम्ब्रेला अभी तक अमेरिका का रहा है। लेकिन अमेरिका जब ईरान में अभी फंसा और उसमें निकलने के लिए तड़प रहा, तो इनमें से किसी ने कोई साथ नहीं दिया। जापान के प्रधानमंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि आपने हमें कंसल्ट नहीं किया, आपने अपनी इच्छा से इसमें गए थे। तो ट्रंप साहब ने कहा कि आपने पर्ल हार्बर पे बम गिराया था तो हमें कंसल्ट किया था क्या? तो इस तरह की बातें ट्रंप करते हैं। तो वो जापान और साउथ कोरिया में जो अमेरिका के बेस हैं, उनमें जो अमेरिका का खर्चा होता है, वो चाहते हैं कि साउथ कोरिया और जापान खुद बियर करें। दूसरा यह है कि साउथ कोरिया के उन्होंने अपनी ट्वीट में भी कहा है, जो अभी एक्स पे डाला है, उसमें कहा कि साउथ कोरिया ने मना कर दिया था ईरान के डीन्यूक्लियराइजेशन का, मैंने अफर्ट किया, तो फिर नॉर्थ कोरिया का डीन्यूक्लियराइजेशन मैं क्यों करूंगा अगर ईरान के डीन्यूक्लियराइजेशन में साउथ कोरिया साथ नहीं देता है। तो ये तो ट्रंप का एक ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स है कि आप हमारे को दोगे तो हम आपके देंगे, अदरवाइज कोई बहुत बड़ा हमारे ह्यूमैनिटेरियन डोनाल्ड ट्रंप शायद ये एहसास कर गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि एहसास कर गए हैं कि एवरीथिंग इज नॉट गुड इन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। सर मैं लौट रहा हूं आपके पास। इसी बीच नॉर्थ कोरिया से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कोरियाई सीमा पर तनाव बढ़ गया है। सीमा उल्लंघन पर दक्षिण कोरिया और नॉर्थ कोरिया में स्थिति नाजुक है। दक्षिण कोरिया ने फायरिंग की है, उत्तर कोरियाई सैनिकों ने भी सैन्य सीमा रेखा पार की है। तो डीलिमिटाइजेशन जोन में चेतावनी हुई है, गोलियां दागने की पुष्टियां हुई हैं। फायरिंग के बाद उत्तर कोरियाई सैनिक अपनी सीमा में वापस लौट आए हैं। दक्षिण कोरिया सेना ने सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है। अब दोनों देशों ने सीमांत मोर्चों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इसी साल पहली बार सीमा पार करने की घटना हुई थी और अब अगस्त में ये स्थितियां और तनावपूर्ण हुई। दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। सैन्य अधिकारियों ने हालात पर पैनी नजर बनाई है, उत्तर कोरिया से भी दक्षिण कोरिया से भी। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र और सहयोगी देश स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। एक तरफ कहा जा रहा था जब आज से 5, 6, 7 साल पहले बातचीत हुई थी कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में, लेकिन आज के हालात बिल्कुल उल्टे हो गए हैं जो आज से 5 साल
पहले थे। ये तस्वीरें हम आपके सामने दिखा रहे हैं, ये आज से 5-6 साल पहले की हैं, जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के प्रमुख एक दूसरे से मुलाकात करते नजर आए थे, और आज का वक्त ऐसा है जब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो चुके हैं। करोड़े सिंह सर, डीलिमिटाइजेशन के साथ साथ बॉर्डर एस्केलेशन, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्होंने स्थितियों को लगातार और संजीदा कर दिया है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य अभ्यास को भी पीछे खींचा अपने। देखिए कुणाल, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का एस्कालेशन कोई बहुत ज्यादा एस्कालेट नहीं होगा, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय वातावरण है वो नॉर्थ कोरिया और कोरिया दोनों को ही रेस्ट्रेन करता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया निरंतर रूप से अपने मिसाइल्स का एक्सपेरिमेंट करता रहता है, बहुत सी मिसाइल के बार बार करता रहता है। उससे जापान भी अपने आप को थ्रेटन महसूस करता है, साउथ कोरिया भी करता है। तो जो बॉर्डर पे जिस तरह के स्किर मिसेज, मैं इसको कहूंगा कि हो रहा है, लेकिन वो ज्यादा एस्कालेट नहीं होगा। साउथ कोरिया भी नहीं चाहेगा, नॉर्थ कोरिया भी नहीं चाहेगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया है वो रशिया का अलाई है, और नॉर्थ कोरिया इस समय रशिया के साथ वहां यूक्रेन में लड़ने के लिए सैनिक भी भेज रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये मोर्चा नॉर्थ कोरिया नहीं खोलेगा, और रशिया भी ये चाहेगा कि ये मोर्चा नहीं खोलेंगे। चाइना का भी अच्छा अलाई है नॉर्थ कोरिया, चाइना भी नहीं चाहेगा, और बिना अलाई की कंसेंट के मुझे नहीं लगता कि नॉर्थ कोरिया इस सीमा तक जाएगा कि साउथ कोरिया पे कोई अटैक का मिस एडवेंचर करे। जी कुणाल। ठीक है, चलिए मैं लौट रहा हूं आपके पास, इसी बीच आगे बढ़ रहे रुक कर रहे हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ईरान ब्रेकिंग आपके सामने, जहां पर ईरान ने बड़ा दावा किया है। अमेरिका और इजराइल की पूर्ण हार हो चुकी है। ईरान की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट दिया गया। ईरान ने 9 घोषित सैन्य उद्देश्य विफल बताए हैं। अब सैन्य और राजनीतिक मोर्चों पर ऐतिहासिक जीत की बात ईरान कर रहा है, और तेहरान ने इसे अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत बताया। अमेरिकी सैन्य रणनीति को बड़ा झटका भी लगा है। ईरान ने कहा कि इजराइल अपने किसी भी लक्ष्य में सफल नहीं हो पाया, और हालिया संघर्ष में ईरान का पलड़ा भारी रहा। कूटनीतिक तौर पर भी राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक इसे कहा जा रहा है। दोनों पक्षों के बीच नतीजों पर भी विवाद बढ़ गया। क्षेत्रीय राजनीति में तेहरान का यह बड़ा दावा सामने आया। स्टेटमेंट आया है, बयान आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा को बढ़ाएंगे। हम بگم امروز ما در یک جنگ ناجوان مردانه ای که در رأسش آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند، ملت ما شجاعانه، مردانه، خالصانه ایستاد، جنگید، و من به عنوان یک خدمتگزار، به عنوان یک برادری که به جزئیات کار آشنا هستم، با همه وجودم میگم ما در این جنگ در بعد نظامی و در بعد سیاسیش به معنای واقعی خودش پیروز شدیم. من در اون مصاحبه اول جنگ رمضان وسط جنگ اشاره کردم. منظورم از این جنگ این نیست که ما ارتش آمریکا رو منهدم کردیم، ارتش رژیم صهیونیستی، نه. منظور من این هست که آمریکا و اسرائیل با اهداف مشخص و روشن، با 9 هدف مشخص اعلام شده رسمی مکتوب و مکرر گفتن به ما حمله کردن، ولی به هیچ کدام از این 9 هدفشون در هیچ سطحی دسترسی پیدا نکردن. این بزرگترین شکست مطلق آمریکا بود و رژیم صهیونیستی. तो सुना आपने क्या कुछ स्टेटमेंट सामने आए। सर, इसे आप कैसे देखते हैं? सेल्फ प्रोक्लेमेशन की बात सामने आ रही। ईरान ने कहा कि हम जंग जीत चुके हैं, अमेरिका और इजराइल दोनों जंग हार चुके हैं, उनकी कोई उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई, और हम लगातार तटस्थ बने हुए। कैसे आप देखते हैं? क्या जिसे दूर के ढोल सुहावने देखा जाए, या मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहा जाए, या वाकई में उनके इन स्टेटमेंट्स में दम है? देखिए कुणाल, मैं इसके बारे में 2-3 बातें कहना चाहूंगा। हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कहते हैं कि अगर आप किसी को जीतना चाहते हैं तो उसको पहले पहचानिए, समझिए। नो दाई एनिमी की बात करते हैं। जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, आप जीत नहीं सकते।
और मुझे लगता है कि इजराइल और अमेरिका दोनों ने ही ईरान को समझने में कहीं न कहीं कमी रही है। वो नहीं समझ पाए कि ईरान वास्तविक क्या है। उन्होंने ईरान को इतना एक इस्लामिक रिपब्लिक है और इस्लाम पे आधारित है। वो पर्शियन कल्चर का जो बेस था उसको मेरे ख्याल से सही तरीके से नहीं समझ पाए, ईरान की ज्योग्राफी को नहीं समझ पाए, तो केवल इस्लामिक एक रिपब्लिक के रूप में समझा। तो ये तो उनकी समझ की बात है। और उसके बाद इजराइल और अमेरिका का ये था कि इसको मिलिट्रीली और इकोनॉमिकली हम तबाह कर देंगे। वो उद्देश्य सफल नहीं रहा। राजनीतिक दृष्टि से उन्होंने सोचा कि बिल्कुल प्रभावहीन कर देंगे, वो भी वो नहीं कर पाए। क्योंकि राजनीतिक दृष्टि जब उन्होंने ईरान ने जो फ्यूनरल हुआ खुमैनी का, उसको भी एक कूटनीतिक तरीके से जिस तरह से यूज किया, उसमें पूरी दुनिया में ये मैसेज किया कि ईरान प्रभावहीन नहीं है। अलग अलग उनके प्रतिनिधि वहां आए और आज भी ईरान किसी रूप में सरेंडर करने को तैयार नहीं है। होर्मुज में शायद ट्रंप साहब ये सोच के आए थे कि हम इनका अगर ब्लॉकेड करेंगे, और इकोनॉमिक फ्यूरी जो नाम दिया था कि एक आर्थिक दृष्टि से ईरान को बिल्कुल क्रिपल कर देंगे तो ईरान सरेंडर कर देगा, उसमें भी सफलता नहीं मिली। उल्टे उसमें ज्यादा उलझ गए हैं होर्मुज में। अगर होर्मुज में नहीं उलझते, ट्रंप साहब ने यह सोचा कि बहुत से देशों को नुकसान हो रहा है, जापान, चीन, भारत, यूरोपियन कंट्रीज को, वो सब अमेरिका के साथ हो जाएंगे और होर्मुज को खुलवाएंगे। कोई देश साथ नहीं आया। तो अमेरिका ने जो सोचा था वो हुआ नहीं, ईरान को उन्होंने समझा नहीं, और इसलिए उस जो 14 पॉइंट का समझौता किया था उसमें भी वो अमेरिका के फेवर में नहीं था, ईरान के फेवर में था, इसलिए उससे भी हटना पड़ा। जो मिडिल ईस्ट के दूसरे कंट्रीज थे गल्फ के, वो भी ईरान के अगेंस्ट में लड़ने को तैयार नहीं हुए। तो जो एंटिसिपेट किया था, जो उन्होंने कल्पनाएं की थी अमेरिका इजराइल ने, वो कहीं सफल नहीं हुए। और इसीलिए ईरान ये कह रहा है कि हम जीत गए हैं, किसी भी रूप में सरेंडर नहीं किया है। तो ईरान का वो कहना इस रूप में ठीक है। और फिर अमेरिका की आंतरिक राजनीति जो युद्ध से संबंधित वित्तीय बिल है, वो एक भी पास नहीं हुआ है अभी। और अमेरिका की कांग्रेस अभी उस समय भंग हो गई है, भंग नहीं ये कहूंगा एडजॉर्न हो गई है। तो एक भी बिल पास नहीं हुआ, अब सितंबर में पास होगा। खर्चा करने के लिए भी उनको दिक्कत हो रही है। और मिलिट्रीली जो उनका अब्राहम लिंकन था जहाज, उसको उस पर इतनी कंट्रोवर्सी हुई कि उस पे जो है अमेरिकन उनको खाने को नहीं मिल रहा है, वो बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और उस जहाज को विड्रा करके और जो जॉर्ज वाशिंगटन था उसको यहाँ लाना पड़ा ईस्ट एशिया से। तो अमेरिका मिलिट्रीली भी एग्जॉस्ट हो रहा है इस एरिया में। तो ये सब देखते हुए ईरान ये स्टेटमेंट दे रहा है कि अमेरिका हार चुका है पूरी तरह। जी ठीक है, चलिए मैं लौट रहा हूं आपके पास। इसी बीच आगे बढ़े, रुक कर अगली खबर की तरफ। तेहरान ब्रेकिंग, अमेरिका पर इनाम का ऐलान हुआ है। जी हां, अमेरिकी सैनिकों पर $30,000 का इनाम घोषित किया है। तो ईरानी सेना प्रमुख आमिर हतामी ने ऐलान किया है अमेरिकी सैनिकों को मारने या पकड़ने पर $30,000 ईरानी सेना देगी। महिला लड़ाकों को दुगना बड़ा इनाम दिया जाएगा। तो हॉर्मुज में अमेरिकी सेना के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगी हुई है। इधर फारस और ओमान की खाड़ी में प्रतिबंध लगा दी गई, जबकि दूसरी तरफ ईरान में अमेरिकी थल सेना की मौजूदगी नहीं है। उसके बावजूद जिन भी इलाकों में अमेरिकी सैनिक अगर देखे जाते हैं और उन्हें कोई पकड़ने में कामयाब होता है, तो तेहरान ने कहा है कि उसको पकड़कर जिंदा या मुर्दा लाने पर $30,000 का इनाम दिया जाएगा। तो अमेरिका ईरान के बीच लगातार शांति वार्ता अटकी है, ऐसे में ये बड़ी चीज सामने। चलिए इसी बीच आगे बढ़ रहे, रुक कर एक और बड़ी खबर की तरफ। टर्की ब्रेकिंग आपके सामने, जहां पर तेहरान के बाद टर्की ब्रेकिंग प्ले कीजिए, जहां पर हॉर्मुज संकट पर एर्दोगान का बड़ा बयान सामने। हॉर्मुज जलमार्ग तुरंत खोलने की मांग उठाई है टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने। टर्की और ईरान चाहते हैं कि तेल की आपूर्ति बहाल हो। इसी बीच राष्ट्रपति एर्दोगान ने एक इंटरव्यू में कहा हॉर्मुज जितनी जल्दी हो सके खुल जाए। शनिवार को केवल महज 5 मालवाहक जहाज पार हो पाए, लिहाजा अब रविवार को एक भी जहाज नहीं गुजरा और यह स्थिति आगे उत्पन्न ना हो और वैश्विक तेल आपूर्ति व शिपिंग प्रभावित ना हो। लिहाजा जितनी जल्दी हो सके ये ओपन होना चाहिए। क्या कुछ स्टेटमेंट दिया है एर्दोगान ने, नजर डालिए।
Temennimiz odur ki ما نأمله هو أن تفتح حركة الملاحة في مضيق هرمز مجانا ودون رسوم، وسيكون هذا أكثر صوابا وملائمة. ومجانية المرور ستكون أمرا إيجابيا ومفيدا جدا لحركة الملاحة والتجارة العالمية. temennimiz odur ki ما نأمله هو أن تفتح حركة الملاحة في مضيق هرمز مجانا ودون رسوم، وسيكون هذا أكثر صوابا وملائمة. एर्दोगन ने क्या कुछ कहा, छोटा सा रिएक्शन करोड़ी सिंह सर, कैसे आप देखते हैं जो एर्दोगन यहां पर मांग रखते हुए नजर आए हैं? देखिए कुणाल, ये वैसा ही रिएक्शन है जो हम कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संकट हो या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसको कूटनीति और संवाद से सुलझाना चाहिए। इसी तरह से होर्मुज को खोलने के लिए दुनिया के सब देश कह रहे हैं कि होर्मुज खुलना चाहिए, फ्रीली जहाजों को आना जाने देना चाहिए, लेकिन कैसे हो ये कोई नहीं बता रहा है, क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि पहले अमेरिका ब्लॉकेड खत्म करे, अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान अलाउ करे जहाजों को, तो ये कैसे शुरू हो? कौन इसको इस विशेष सर्किल को ब्रेक करे? केवल कहने से है, वो एक विशफुल थिंकिंग है कि कूटनीति संवाद से सब चीजें समाधान होना चाहिए, होर्मुज खुलना चाहिए। तो ये सभी देश कह रहे हैं, केवल टर्की नहीं कह रहा है, दुनिया के सब देश कह रहे हैं, रशिया भी कह रहा है, चीन भी कह रहा है, भारत भी कह रहा है, और देश भी कह रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। लेकिन कैसे खुले, इसका कोई रास्ता कोई मीडिएट करने को तैयार नहीं है कि अमेरिका और ईरान में मीडिएट करके खुलवाया जाए और दोनों को कन्विंस करे, दोनों को तैयार करे। तो इसका कोई ज्यादा मीनिंग उस सेंस में नहीं है कि इसका कोई ईरान पे प्रभाव पड़ेगा या अमेरिका पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कुणाल, शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन सभी महत्वपूर्ण खबरों पर विस्तार से अपना नजरिया पेश करने के लिए। और इसी के साथ वर्ल्ड न्यूज में आज बस इतना ही। वक्त नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज, आपके साथ में कुणाल गोस्वामी। वर्ल्ड न्यूज में हम बात करेंगे दुनिया भर के तमाम महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस की। कहां पर हालात बेहतर हैं, कहां पर स्थितियां खराब हो रही हैं, कहां पर नए गठन हो रहे हैं और कहां पर एक दूसरे के खिलाफ रणनीति को जमीन पर उतारा जा रहा है। और हर खबर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ विदेश मामले की जानकार भी जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ, ईरान ब्रेकिंग आपके सामने, जहां पर अमेरिका ईरान के बीच तनाव लगातार जारी है। तो बड़ी खबर, ऐतिहासिक, चलिए आगे बढ़ रहे, रुक कर रहे हैं। अमेरिका ब्रेकिंग, जहां पर समझौते को सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान के संयुक्त हस्ताक्षर के तहत इस कदम को महत्वपूर्ण बताया, बधाई दी नेतृत्व को। उन्होंने कहा कि तीनों देशों के बीच सैन्य सहयोग से काफी कुछ बेहतर होगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास और रक्षा तकनीक पर भी सहमति बनी है। तो अमेरिका ब्रेकिंग आपके सामने, ट्रंप ने मक्का संयुक्त समझौते का स्वागत किया है। समझौते को सुरक्षा के लिए बड़ा कदम बताया गया है। मक्का में इस ऐतिहासिक समझौते का डोनाल्ड ट्रंप ने स्वागत किया है।
चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार करोड़े सिंह सर जुड़ चुके हैं। सर स्वागत आपका, शुक्रिया आपका। लगातार पिछले कई दिनों से ये इस्लामिक नाटो की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी कि संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान ने जो सैन्य समझौता किया है, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते नजर आए और कहा गया कि एक पर हमला, बाकी दो पर भी हमला माना जाएगा और नाटो की तरह हम काम करेंगे। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी वैलिडेशन दे दिया है, कैसे आप देखते हैं? देखिए कुणाल, इसको नेटो कहना तो मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। नेटो का जिस तरह से उद्भव हुआ था वो एक अलग संदर्भ था। पिछली सदी में शीत युद्ध का कॉल था। इसका जो उद्भव हुआ है वो एक अलग संदर्भ है। तो हम नेटो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि सऊदी की कूटनीतिक सफलता है। सऊदी इस क्षेत्र में एक स्टेबलाइजर के रूप में रोल प्ले करना चाहता है। सऊदी का विजन ये है कि इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होता रहे, जितने पृथकतावादी शक्तियां हैं उनको नियंत्रण किया जाए। और इसीलिए सऊदी ने जो यमन में रोल प्ले कर रहा है वहाँ लेजिटिमेट गवर्नमेंट के साथ है, इसी तरह सोमालिया में लेजिटिमेट गवर्नमेंट के साथ है, जबकि इजराइल और यूएई हैं वो सोमालीलैंड अलग देश बना चुके हैं सोमालिया का विभाजन करके। इसीलिए इसी तरह लेबनान में भी एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट का समर्थन करता है। और ये सऊदी ने ये देखा कि इस क्षेत्र के विकास के लिए यहाँ राजनीतिक स्थायित्व की बहुत जरूरत है। और इसीलिए ये जो अभी जिसको हम कह रहे हैं कि ये इस्लामिक नेटो के रूप में उभर रहा है, जो मक्का में हुआ है, मक्का में होने का मतलब एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि मक्का का पूरे इस्लामिक हिस्ट्री में जिस तरीके के वार ट्राइबल्स होते रहे हैं, ट्राइबल्स के, उसमें मक्का का बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है। तो एक तो सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस तो है ही, इसके अलावा ये जो एग्रीमेंट हुआ है जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट, इससे एक हफ्ते पहले ही एक अलग से 14 देशों का कोलिशन बनाया था जो रेड सी में और जो डिफेंस